हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए एक बार, और एक बार ये क्लियर कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, सो दैट क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। क्लियर है? चलिए भाई, तो हमारा चल रहा था क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये देखा था कि जो सिंपल क्यूब है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आया था 1, बीसीसी में आया था 2 और एफसीसी में आया था 4। और हमने ये बात की थी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो हमने ये जाना था कि जो बीसीसी है सिंपल क्यूब है उसके लिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू r इक्वल्स टू a/2। फिर हमने बात की थी कि जो बीसीसी स्ट्रक्चर है उसके लिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आई थी √3a/4, और एफसीसी के लिए हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आई थी वो आई थी a/2√2। उसके आगे का हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग डेंसिटी की हम बात करेंगे, पैकिंग फैक्टर भी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का जो हमारा होगा वो होगा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको फैक्टर भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है और रिलेटिव पैकिंग डेंसिटी। रिलेटिव पैकिंग डेंसिटी इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितना पैकिंग हुई है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने फिल हैं और कितना परसेंट एरिया खाली है। इस चीज़ का पता हमें इस फैक्टर से पता लग जाता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और रिलेटिव पैकिंग डेंसिटी। इसका जो फॉर्मूला है एटॉमिक फ्रैक्शन का या पैकिंग फ्रैक्शन का, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे हमारे पास सिंपल क्यूब है, ये सिंपल क्यूब है, तो ये सिंपल क्यूब है, तो इस क्यूब की साइड को मैंने कंसिडर कर लिया ए। इस क्यूब की साइड जो है उस साइड को मैंने कंसिडर कर लिया कितना, ए कंसिडर कर लिया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा ए क्यूब। अब क्योंकि ये सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, 1 होता है। वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल जो है उसकी जो शेप है उसको हम मान लेते हैं स्फेरिकल। एक वॉल्यूम की जो शेप है उसको हमने मान लिया स्फेरिकल, इसको हम मान लेते हैं स्फेरिकल, स्पेयर। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि इस पूरी की पूरी यूनिट सेल का एरिया कितना हो गया, ए क्यूब, वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का एरिया हो जाएगा ए क्यूब। अब यहां पर सिंपल क्यूब है तो फॉर सिंपल क्यूब हमने ये जाना था कि फॉर सिंपल क्यूब आर की जो वैल्यू होती है वो होती है a/2। तो अगर आर की वैल्यू यहां पर मैं a/2 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 पाई, आर की जगह आप a/2 a/3 रखोगे, a/2
तो ये बनेगा ए क्यूब, तो बनेगा ही बनेगा अपॉन 8, और डिवाइड हो रहा है किससे, ए क्यूब से, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ओवर 4 टू ज़ा 8, तो 6 पाई, पाई ओवर 6 बनेगा ये, पाई ओवर 6 बनेगा। इसको परसेंटेज में आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 52%, मतलब कि इसमें कितना परसेंट एरिया खाली होगा, तो इसमें 48% एरिया खाली होगा, किसमें, सिंपल क्यूब के केस में। तो सिंपल क्यूब की जो पैकिंग फ्रैक्शन है या रिलेटिव पैकिंग डेंसिटी है, यानी कि कितना परसेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, वो हमें पता लग गया, कितना है, 52% है, बाकी 48% इसके अंदर खाली है। सिमिलरली आप निकाल सकते हो कि इसका बीसीसी का, इसी तरह से आप निकाल सकते हो एफसीसी का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, आप उसको चेक करके क्रॉस चेक करके देख लेना। तो अगर मैं इसी तरह से बीसीसी का लिखूँ, तो बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, उसके केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 2 हैं, 4/3 पाई आर। अब बीसीसी के लिए आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है √3/4a, और ये हो जाएगा क्यूब अपॉन ये हो गया ए क्यूब। तो बीसीसी के लिए जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बीसीसी के लिए आ जाएगी 68%। ये आपको याद होनी चाहिए भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 68% बीसीसी के लिए, सिंपल क्यूब के लिए आ गया 52%। इसी तरह से आप एफसीसी के लिए निकाल सकते हो। तो एफसीसी के लिए जब आप निकालेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ एफसीसी। तो एफसीसी के लिए जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी के केस में, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं उसके 4, उसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 4 है, 4 इंटू 4/3 पाई, उसकी रेडियस कितनी निकाली थी हमने कल, a/2√2 उसकी रेडियस आई थी क्यूब में, यहाँ क्यूब कर दो, ओवर ओवर कितना हो जाएगा, ए क्यूब, तो ये ए क्यूब हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 74%। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसका आ रहा है, एफसीसी का आ रहा है। उसके बाद आता है सबसे कम किसका आता है, सबसे कम किसका आता है, सिंपल क्यूब का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन अगर हमसे पूछा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएफ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएफ क्या होगा, सिंपल क्यूब, फिर बीसीसी और फिर एफसीसी। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो इसका उल्टा चला दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफसीसी पीएफ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफसीसी, उससे कम किसका है बीसीसी, उससे कम किसका है एससी। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू पूछी जा सकती है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, ये बताओ, वो बताओ। इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आराम से इजीली पूछा जा सकता है नंबर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शंस के, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है डेंसिटी। डेंसिटी की मैं बात करूं, यहां से मिटा दूं मैं, ये रब कर दूं, हाँ ठीक है, ये मैं काम हो गया मेरा। अब मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी की, तो मेरे को निकालनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है किसी की रो, और डेंसिटी हमें निकालनी है। तो डेंसिटी फॉर अ यूनिट सेल, डेंसिटी फॉर अ यूनिट सेल, ये हमें निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ और यूनिट सेल निकालने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि मास ऑफ मॉलिक्यूल पर मास पर मॉलिक्यूल हमने मान लिया, है ना। लेट मास पर मॉलिक्यूल, लेट मास पर मॉलिक्यूल, मास पर मॉलिक्यूल की वैल्यू मैंने ली m/n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और m का मतलब है मास। यदि मैं मान लूं कि यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, है ना, लेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules in a unit cell, in a unit cell is small n, small n है,
और एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है। तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है मेरे को, मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा, n इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का मास। यहां पर जो ये मास लिखा हुआ है, मास पर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इस मास पर मॉलिक्यूल को अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ये कैपिटल M लिखा हुआ है, ये कैपिटल M, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल M। तो ये मास पर मॉलिक्यूल है, मास पर यूनिट मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के एक यूनिट सेल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक यूनिट सेल का मास आ जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल है रो ना, कंसीडर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल है रो। तो आप लोगों ने एक बहुत फेमस सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो मास है, मास वो बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास जो है वो इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां से वॉल्यूम को आप लिख सकते हो, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब एक क्रिस्टल या यूनिट सेल का जो मास है, यूनिट सेल का मास है वो है एन, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन, और जो डेंसिटी है वो रो है। तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल एन कैपिटल एम अपॉन एन और इंटू रो, अपॉन एन इंटू रो। ये क्या हो गया, ये हो गया है तुम्हारा जो वॉल्यूम है। यहां पर सवाल ये है कि कैपिटल एन क्या है, तो ये कैपिटल एन जो है ये है अवोगाद्रो नंबर, ये है अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.023 इंटू 10 पावर 23। इसकी वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब यदि वॉल्यूम हमारे पास, ये जो यूनिट सेल है वो हमारे पास क्यूबिक सेल है ना, इफ द यूनिट सेल इज अ क्यूबिक सेल, इफ द यूनिट सेल इज क्यूबिक, तो क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको किसके इक्वल कर सकता हूं, इसको इक्वल कर सकता हूं ए क्यूब इज इक्वल्स टू स्मॉल एन कैपिटल एम, ये अवोगाद्रो नंबर और ये डेंसिटी। तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एन कैपिटल एम कैपिटल एन और रो, और इसकी पावर 1/3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइड आ गया। किसकी साइड आ गई, ये लेटेस्ट कांस्टेंट आ गया, है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई, लेटेस्ट कांस्टेंट। ए क्या है, लेटेस्ट कांस्टेंट, लेटेस्ट कांस्टेंट मतलब क्यूब की साइड, लेटेस्ट कांस्टेंट और साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। इसी फॉर्मूला को आप डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर ये फॉर्मूला को आप डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहो तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू एन एम ओवर एन ए क्यूब। तो ये क्या आ गई, डेंसिटी आ गई, ठीक है, ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल कैसा है, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल। अब यहां पर आपको अलग अलग शेप दे दी जाए, मान लो आपको बोल दिया जाए एफसीसी, पहले बोला जाए आपको एससी, तो एससी यानी कि सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब के लिए एन की वैल्यू हो गई 1। तो जो डेंसिटी है वो हो जाएगी कैपिटल एम अपॉन एन ए क्यूब। अगर आपको बोल दिया जाए बीसीसी, तो बीसीसी के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 2, तो रो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2m अपॉन एन ए क्यूब। अगर आपको बोल दिया जाए एफसीसी, तो एफसीसी के केस में एन की वैल्यू हो जाएगी 4, तो डेंसिटी हो जाएगी 4m अपॉन एन ए क्यूब। तो जो क्वेश्चन घुमाए जाते हैं वो यहाँ से घुमाए जाते हैं। ये आपको पर्टिकुलर एक यूनिट सेल का टाइप दे दिया और आपसे ये पूछा कि इस यूनिट सेल के लिए इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है। तो ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास उसके लेटेस्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है यहाँ तक।
देन इसके बाद मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आप ऐसे समझो कि आपके जो, देखो जैसे कि आप हो, आप में से कोई भी किसका भी नाम मैं ले सकता हूं। लेट सपोज कि मैं जया चंद्रा का नाम ले रहा हूं या फिर सुप्रातिम मैती का नाम ले रहा हूं। तो सुप्रातिम के बहुत सारे दोस्त होंगे, उनमें से कुछ क्लोज फ्रेंड होंगे, ऐसे क्लोज फ्रेंड जिनके साथ उसकी अच्छी खासी यारी दोस्ती होगी, बातें शेयर करता होगा या करती होगी। इसी तरह से सेम कहानी जया के साथ भी होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक एटम जो है, एक एटम, एक एटम के आसपास बहुत सारे एटम होते हैं, यहां भी है, यहां पर 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 भी है। इसके आसपास कौन से रहते हैं? इसके आसपास यानी कि इसके पक्के दोस्त। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स को हम क्या कहते हैं? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जो उसके ज्यादा पास होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होगा। जो उससे दूर होगा, जो तुम्हारे सबसे पास है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड है। जो तुम्हारे से दूर है, जो तुम्हें जान पहचान वाला है, वो तुम्हारा फ्रेंड काउंट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब अलग अलग जो यूनिट सेल है उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अलग अलग होगा। जैसे कि अगर सबसे पहले मैं बात करूं सिंपल क्यूब की, तो सिंपल क्यूब के लिए अगर मैं बात करूं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को निकालना है। मैंने एक ये सिंपल क्यूब बना दिया, ये मैंने सिंपल क्यूब बना दिया। और यहाँ पर ये आइटम्स रखे हैं इस तरह से, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से आइटम्स रखे हैं। अब मैंने ये वाला आइटम ले लिया, ये वाला। अब इसके आसपास के कितने हैं? आसपास का मतलब इससे प्रॉपर सेम दूरी पे होना चाहिए। यहाँ पर आसपास से मतलब है नियरेस्ट नाइबरिंग का मतलब है जितने भी आप ले रहे हो सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। जैसे कि मैं एक इसकी बात करूं तो ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर। मैं इसकी बात करूं सेकंड नंबर की, तो ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है, ए पर। अगर मैं इस थर्ड नंबर वाले की बात करूं तो ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है, ए पर। तो ये तीन तो मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं जो इससे सेम डिस्टेंस पर है। उसके अलावा मैं क्या बना सकता हूं? इसके अलावा मैं कुछ बना सकता हूं कि अगर मैं इसके बगल में, इसके जस्ट पास में एक और इस तरह से क्यूबिक सेल लगा दूं ऐसे, एक इसका आ जाएगा, एक आ गया इसका। इसी तरह से एक जस्ट पीछे इसके रख दूं ऐसे, एक जस्ट इसके पीछे रख दूं तो एक आ जाएगा यहां पर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? ए होगी। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? ए होगी। इसी तरह से एक जस्ट चला जाएगा इसके नीचे ऐसे, यहां पर, है ना, क्योंकि ये पूरा एक सेल बन रहा होगा, यूनिट सेल। तो एक जस्ट इसके चला जाएगा नीचे ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी? ए। तो टोटल काउंट करो कितने हो गए? एक, दो, टू, ये हो गया थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, और एक हो जाएगा सिक्स। तो एक सिंपल क्यूब के लिए उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? सिक्स हो गए। तो फॉर अ सिंपल क्यूब इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स। एक सिंपल क्यूब के लिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? सिक्स होगा। क्लियर है यहां तक बात?
क्लियर है? नेक्स्ट अब मैं निकालता हूं बीसीसी का। तो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का अगर मैं बनाऊं, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका निकालना है, तो मैंने कुछ इस तरह का शेप बना दिया, क्यूबिकल, ये शेप बना लिया। यहां पर एक एटम रखा है, यहां पर एक एटम प्लेस्ड है, यहां पर एक एटम प्लेस्ड है, यहां पर एक एटम प्लेस्ड है, एयर यहां पर और यहां पर, यहां पर ये एटम प्लेस्ड है इन जगहों पर, और यहां पर ये सेंटर वाला एटम रखा है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सेंटर वाले एटम की डिस्टेंस यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से सेम है। इसी तरह से यहां से इसकी एटम की डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस। तो ये जो सेंटर वाला डिस्टेंस है, सेंटर वाला एटम है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हर कॉर्नर एटम से क्या होगी, सेम होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो सेंटर वाला है उसकी जो डिस्टेंस है हर कॉर्नर एटम से क्या होगी, सेम होगी। होगी नहीं होगी? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 ऊपर बैठे हैं 4 नीचे बैठे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। फिर अगर हम बात करें एफसीसी स्ट्रक्चर, है ना, हम बात करें एफसीसी, एफसीसी की अगर बात करोगे तो एफसीसी का मैं डायग्राम बनाऊं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एफसीसी का मतलब है कि उसके फेस पर भी एक एटम है। 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से। तो देखो यहां जो मेरे को कोऑर्डिनेशन दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां सेम है, ये 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 सेम सा दिखा मेरे को, पर बाकी जगह पे अलग अलग डिस्टेंस बन रही है सब जगह पर। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर, जस्ट ऊपर एक और ब्लॉक बना दिया मैंने, ऐसा ही इसके जस्ट ऊपर बना दिया। ये ब्लॉक बना दिया, और इस ब्लॉक में यहां पर देखो, यहां पर ये प्लेन वाले जो हैं, जो ये सेंटर फेस्ड हैं, ये वाले एटम्स मैंने सिर्फ शो किए हैं और इनको मैंने मिला दिया ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, इनको मैं मिला रहा हूं, पहले तो ये मिला दिया मैंने, ये सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये वाला जो है, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ब्लैक भी कर देता हूं, ये ब्लैक हो गया। तो ये वाला जो है, इसकी यहां से डिस्टेंस सेम है, यहां से डिस्टेंस सेम है, यहां से डिस्टेंस सेम है, और यहां से डिस्टेंस सेम है, ये बीचों बीच बैठा है। तो ये बीचों बीच बैठा है, तो ये 4 तो ये हो गए जिन चारों से इसकी डिस्टेंस सेम है। इसी तरह से अगर इसकी डिस्टेंस इन ऊपर वाले 4 से देखो, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये भी सेम है। इसी तरह से ये वाले डिस्टेंस निकालो, 1 2 3 और 4। तो डिस्टेंस अब इन सबकी इक्वल है। यहां पर नीचे कितना है, 4, 4 कहां पर है, ऊपर है, और 4 ये बीच में बैठे हैं। तो ये जो एटम है जो सेंटर में बैठा है,
इसके जस्ट ऊपर जो चार है उनसे इक्वल डिस्टेंस है, इसके कॉर्नर्स पर जो चार बैठे हैं वहां से ये इक्वी डिस्टेंस है, और इसके जस्ट बिलो जो नीचे चार बैठे हैं उनसे भी ये इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, एफसीसी कितना हो गया 12 हो गया। एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, और वहीं अगर एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। मैं वापस बताता हूं इसको, मैं दोबारा से बनाता हूं डायग्राम, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं इसको। मैं बड़ा करके बना रहा हूं इसको, ध्यान से देखना आप। ये वाला आइटम मैंने यहां रखा और ये अपर फेस पे रखा है, इसकी यहां से डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम और ये डिस्टेंस सेम, ये इक्वी डिस्टेंस बन रहा है यहां पर, ये ये और ये, ठीक है। ये इसके प्लेन पे है, ये सेंटर फेस्ड है, ये सेंटर फेस्ड है, ये सेंटर फेस्ड है और ये सेंटर फेस्ड है, ये फेस के सेंटर में रखे हैं। तो फेस के सेंटर में रखे हैं तो ये डिस्टेंस इनकी आपस में इक्वल होगी, ये वाले डिस्टेंस। और अगर मैं ये यहां से इसको मिलाता हूं, इसको यहां से डिस्टेंस निकालता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम आएगी। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी सेम आएगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम आएगी, और सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहां पर कितने हुए 4, ये रेड वाला दिख रहा है और जो ग्रीन वाला दिख रहा है दोनों डिस्टेंस सेम है। और इसी तरह से 4 यहां पर हो गए, और ये 4 जो है नीचे प्लेन में इनकी भी आपस में इक्वल डिस्टेंस है, और ऊपर वाले प्लेन में जो 4 है उनकी भी आपस में इक्वल डिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया, इसके जस्ट ऊपर एक और ब्लॉक बना दिया एफसीसी का ही। तो यहां पर मैंने सेंटर फेस दिखाए, सिर्फ फेस वाले 2 3 और 4। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस ही होंगे, क्योंकि है तो ये भी एफसीसी, ये एफसीसी बना दिया। अब ये बिल्कुल बीचों बीच रखे, तो यहां से ये वाला जो फेस है इन दोनों के साथ शेयर हो रहा है, तो ये यहां से मिलाया मैंने, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया। तो अब ये जो रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है और जो ब्लू कलर है, ये सारे आपस में इक्वी डिस्टेंस है। मतलब जो डिस्टेंस रेड कलर की होगी वही डिस्टेंस ब्लू कलर की भी है और वही डिस्टेंस ग्रीन कलर की भी है। तो ये जो बीच वाला प्लेन दिख रहा है इसमें 4 एटम्स मेरे को मिले जो इक्वी डिस्टेंस है इस सेंटर वाले एटम से। इसी तरह से इसके जस्ट बिलो जो प्लेन दिख रहा है मेरे को, जो आप मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, उसमें मेरे को 4 एटम दिख रहे हैं जो कि सेंटर वाले प्लेन से इक्वी डिस्टेंस पर है, सेंटर वाले एटम से। उसके जस्ट ऊपर एक प्लेन और बना लिया ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, वो भी सेंटर वाले एटम से इक्वी डिस्टेंस है। तो 4 टोटल ये हो गए, 4 टोटल ये हो गए और 4 ही टोटल मेरे को इसके जस्ट ऊपर मिल गए। तो एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, वो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है या डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो वो जब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या डायमंड, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन निकलते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है। तो ये बीसीसी का हो गया, ये एफसीसी का हो गया। इसको 8 लिख लो तरीके से आप, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 8 लिख देता हूं मैं। क्लियर है यहां तक? फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बीसीसी के जो एग्जाम्पल हैं,
एग्जाम्पल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर ये पूछ लिया जाता है। आपको 4-5 कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन बीसीसी का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन एफसीसी का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखने होते हैं। तो बीसीसी के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? बेरियम, बेरियम, क्रोमियम, ये क्लोराइड में है ना, ब्रेमियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, ऐसे क्रोमियम क्लोराइड। फिर आता है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, फिर आयरन एंड सेशियम क्लोराइड। इनका मतलब ऐसे समझना है आपको, ये क्लोराइड सबके साथ लगा हुआ है, बेरियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सेशियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके? बीसीसी के। इसी तरह से एफसीसी का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल ऑफ एफसीसी। एग्जाम्पल ऑफ एफसीसी में होता है निकेल, Cu, Au, Al, Ag, Li और K। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? एफसीसी के। एफसीसी का एक एग्जाम्पल और होता है डायमंड, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो एफसीसी के सारे एग्जाम्पल होते हैं निकेल, Cu मतलब कॉपर, Au मतलब सोना, Al मतलब एल्यूमिनियम, Ag मतलब सिल्वर, Li मतलब लिथियम और K मतलब पोटेशियम। और Sc का एग्जाम्पल जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो एग्जाम्पल बनेगा किसका? Sc का, सिंपल क्यूब का। क्लियर है? इसी तरह से एक मिनट रुको, नहीं इसमें एक चीज, एक करेक्शन कर लेना इसमें, यहां सिर्फ सोडियम आएगा, NaCl नहीं आएगा। और इसके अलावा ZNS, जिंक सल्फाइड, यहां पर जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है जो वो एग्जांपल होगा किसका? एफसीसी का। एफसीसी स्ट्रक्चर है जिंक सल्फाइड, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। जिंक सल्फाइड एफसीसी का एग्जांपल है। और उसके अलावा एक और लिख लो, NaCl, NaCl भी एफसीसी है, NaCl इज एफसीसी, NaCl एफसीसी है। Na सोडियम जो है, सोडियम, सोडियम सिर्फ बीसीसी है, सोडियम बीसीसी है, NaCl एफसीसी है, बेरियम बीसीसी है, क्रोमियम बीसीसी है, सेसियम क्लोराइड एफसीसी बीसीसी है, सेसियम क्लोराइड बीसीसी है। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, कुछ मैं अब बात करूंगा तुमसे कोऑर्डिनेट्स की। मेरे को मिलर एंडाइसिस बताने हैं, पर मिलर एंडाइसिस के पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैंने एक एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ऐसे एक एक्सिस ले लिया कोई मैंने, उसमें मैंने ये इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, यहां पर एक्स जो है, ये डिस्टेंस इसकी दी हुई है ए, ये वाले डिस्टेंस जो है वो है बी, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी वो है सी। ये डिस्टेंस दी हुई है। मैं कुछ पॉइंट शो कर रहा हूं, उनके कोऑर्डिनेट बताने, मेरे को कुछ पॉइंट्स मैं शो कर रहा हूं, उनके कोऑर्डिनेट बताने। पॉइंट्स मैं जो शो कर रहा हूं, एक मैंने ये पॉइंट बना दिया,
ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, बी, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, इस पॉइंट का नाम हो गया सी, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, इस पॉइंट का नाम हो गया डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो गया ई, इस पॉइंट का नाम हो गया एफ, और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन को मैंने ओ से लिख दिया। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो एफ पॉइंट है, एफ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एफ के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,C। सही है, सभी एग्री कर रहे हैं इस बात से? एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होंगे? 0,0,C। 1 नहीं होगा, मैंने 1 बोला ही नहीं है। 1 कैसे होगा? मैं तो ए बी सी बोल रहा हूं। 1 तब होता जब मैं ये बोल देता यूनिट क्यूब सेल है। अब मेरे को ये बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? ए, 0 और सी। सही है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? ए, 0, सी। फिर मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताओ आप बी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,B,C। मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताओ डी के। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, बी और सी। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सी के कोऑर्डिनेट होंगे ए, बी और 0। क्लियर है? बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ए, बी और 0। तो अब मैं इसको यूनिट सेल बना देता हूं। अब मैं कह देता हूं कि एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल। अब मैं ये कह देता हूं कि ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब जिसकी हर एक साइड कितनी हो? 1 हो, वो यूनिट सेल हो गई। तो ये हो गया Z, ये हो गया X और ये हो गया Y। पॉइंट्स अभी भी वही हैं। ये है A, ये है F, ये है O, ये है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है K। ऐसे पॉइंट्स ले लिए मैंने। तो अब मैं बात करने वाला हूं मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन।
और साइड। एक साइड के मिलर इंडाइसेस की मैं बात करने वाला हूं, एक साइड के डायरेक्शन मिलर इंडाइसेस की डायरेक्शन की बात करने वाला हूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले मिलर इंडाइसेस जिस डायरेक्शन के निकाल रहा हूं वो ले रहा हूं मैं ओ के, ये वाली डायरेक्शन ले रहा हूं ओ के, ओके ठीक है। तो पहला मैंने लिखा मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ के, ओके, यानी कि मैं किधर से किधर की तरफ चल रहा हूं, ओ से के की तरफ। तो मैं ऐसे एरो लगा दिया मैंने, ओ से के की तरफ मैं जा रहा हूं। तो ओ से के की तरफ जाने का मतलब है कि के इसका हो गया हेड और जो ओ है वो इसका हो गया टेल। ओ हो गया इसका हेड और के सॉरी ये इसका हो गया हेड और जो ओ है इसका वो हो गया टेल। तो आपको करना क्या है, आपको हेड के कोऑर्डिनेट्स में से कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड में से माइनस करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड ये के पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0,0 और जो ओ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0,0,0। तो आपने क्या किया 1,0,0 में से माइनस कर दिया कितना 0,0,0। तो आपके पास आंसर कितना आया 1,0,0। यहां तक क्लियर है। तो ये जो आए हैं, ये बन के जो आए हैं इनको हम कहेंगे मिलर इंडाइसेस ऑफ ओके। ये क्या कहलाएंगे, मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ के डायरेक्शन, मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ के डायरेक्शन। नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया बीच में, यहां पर ही ओ के जो लाइन थी उस ओ के लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एम नाम दे दिया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ एम। तो मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ एम, तो अब जो हेड का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एम, और जो टेल का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है ओ। तो आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम में से कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ माइनस करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो एम है वो कितना हो जाएगा 1/2,0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो ओ है वो कितना हो जाएगा 0,0,0, 1/2,0,0 और ये कितना हो जाएगा 0,0,0। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2,0,0। यहां तक क्लियर है। यही आएगा ना। तो इसके मिलर इंडाइसेस कौन से हो गए, मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ एम क्या हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिलर इंडाइसेस ऑफ ओ एम है वो क्या होगा, तो क्या आंसर होगा आपका। देखो यहां पर ये जो आंसर आ गया है किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो अब हमें फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। यहां जो ये आया है ये आंसर आया है फ्रैक्शन में।
तो वी हैव टू क्लियर द फ्रैक्शन। नहीं, 200 कैसे आएगा, 200 कैसे बनेगा, इसको रेसिप्रोकल कर रहे हो। टू जीरो जीरो कैसे बना रहे हो, उल्टा कर रहे हो, उल्टा। है भाई, 200 कैसे बना रहे हो बताओ तो सही। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, किससे मल्टीप्लाई कराया, 2 से। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ आंसर। मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को फ्रैक्शन को क्लियर करना है, मेरे को इस फ्रैक्शन को क्लियर करना है, तो इस फ्रैक्शन को क्लियर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे तो हम इसको लीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन क्लियर हो जाए, मेरा आंसर जो इंटीजर में आ जाए। आपको आंसर किस में लाना है, इंटीजर में लाना है। तो आप बोल रहे हो 200, ये आंसर आएगा या कुछ और आएगा। बताओ। इनफाइनाइट तो ले ही नहीं सकते ना यार, इनफाइनाइट कैसे लेंगे। आप क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल कर रहे हो। आप ये कर रहे हो कि 1/2 का आपने उल्टा कर दिया, 2 कर दिया, फिर 0 का आपने उल्टा कर दिया, इनफाइनाइट हो गया, फिर 0 का उल्टा कर दिया आपने, फिर इनफाइनाइट हो गया। आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, रेसिप्रोकल नहीं करना, रेसिप्रोकल नहीं करना है। भाई क्लियर करना है फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए आप इसको लीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। लीस्ट इंटीजर कौन हो गया, 2। 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 को तो क्या आया, 1। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 0। ठीक है, 100 आएगा आंसर, 100 आंसर आएगा 100। देखो आगे, ये वाला मैं अब कर रहा हूं।
अगर हमें मिलर इंडाइसेस लिखना है किसके, डायरेक्शन के, तो मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, इसको डिनोट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, HKL स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये जो है आंसर 100, ये आंसर को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे अगर डायरेक्शन की बात है, यानी कि साइड्स की बात है। इसी तरह इसको भी आप किस में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो अभी तक तो मैंने बात की OK या OM की। अब अगर मैं बात करूं AD, मैं कहूं कि AD के मिलर इंडाइसेस लिखो, मिलर इंडाइसेस ऑफ AD। तो D हो गया हेड और A हो गया टेल। तो D कोऑर्डिनेट्स, D माइनस क्या करूंगा A, तो D के जो कोऑर्डिनेट्स है, D हो गया ये पॉइंट, D के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 1,1,1, D के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 1,1,1, और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, A के हो जाएंगे 1,0,1। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एक ये हो गया 1,1,1 और ये हो जाएंगे 1,0,1। तो यहां आंसर क्या आएगा मेरे पास, 1 - 1 0, 1 - 0 1 और 1 - 1 1 0। तो ये मिलर इंडाइसेस आ गए किसके, AD के। तो ये मिलर इंडाइसेस आ गए किसके, AD के। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को मिलर इंडाइसेस बताओ FB, KC और OE, मिलर इंडाइसेस ऑफ FB, KC और OE। तो अगर ध्यान से देखो तो इनके मिलर इंडाइसेस सेम आएंगे, 0,1,0, 0,1,0 और 0,1,0। चाहे तो आप निकाल के देख लो, सेम आंसर आएंगे। चाहे आप FB का निकाल के देख लो, FB का हम निकाल के देख लेते हैं। B का कितना आ रहा है, 1,0,1,1, 0 1 और 1 B के कोऑर्डिनेट्स हैं, और F के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,0,1। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,1,1 और -0,0,1। तो आंसर 0,1,0 आएगा। ये सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। FB, AD, KC और OE ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो एक के जो मिलर इंडाइसेस होंगे वही दूसरे के होंगे। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी साइड्स पैरेलल होंगी, जितनी भी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी, उन सभी के मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी साइड्स हैं, ये सारी की सारी साइड्स कौन सी है, पैरेलल साइड्स है, पैरेलल। तो जितनी भी पैरेलल साइड्स होंगी उन सभी के मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मिलर इंडाइसेस तो मिलर इंडाइसेस ऑफ पैरेलल साइड्स आर सेम। जितने भी मिलर साइड्स पैरेलल होंगी उनके मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ या ना। अब मेरे को ये बताओ कि DA का मिलर इंडाइसेस क्या होगा, DA।
मिलर इंडाइसिस ऑफ डी ए क्या होंगे? आपने ए डी का लिख लिया तो डी ए के मिलर इंडाइसिस क्या होंगे? इसका जो मिलर इंडाइसिस आएगा वो माइनस में आएगा, 0 -1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ -1 को लिखने का तरीका है 1 बार। जब भी आपके पास माइनस नंबर आ जाएगा माइनस, तो उसको लिखना है 1 बार ऐसे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 0 1 बार और 0। 1 के ऊपर बार लगाया है, जो भी नंबर बनेगा उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसका मतलब वो है माइनस में। तो जब माइनस का आप मिलर इंडाइसिस लिखोगे तो ऊपर लगाओगे, उसके जो डिजिट होगा उसके जस्ट ऊपर बार का साइन लगा दोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। ये -1 ऐसे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। इस तरह से लिखना है 0 1 बार और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मेरे को ये बताओ कि मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया Z, ये हो गया X और ये हो गया Y। क्लियर? वही यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल है। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं A और इस पॉइंट को नाम देता हूं B, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। ये O पॉइंट है। तो DB मिलर इंडाइसिस बताना है आपको DB के। मिलर इंडाइसिस आपको बताने DB। DB के मिलर इंडाइसिस बताने, बताओ कैसे बताओगे? भाई बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स है 1,1,1 माइनस 1 बार कहां से आ जाएगा? बी के कोऑर्डिनेट्स 1,1,1 है और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0 0 1 1 1 0। ये कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए यार, क्या गलत बता रहे हो? डी बी बोल रहा हूं मैं, डी बी। 1 बार 0 0 कैसे आ रहा है? वन जीरो जीरो भी कैसे आएगा? 1 1 0 आएगा। भाई 1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,1,1 और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 1। इसके बताना मिलर इंडाइसिस ऑफ सी ए। मिलर इंडाइसिस ऑफ सी ए ये बताओ।
ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 1 0 1 माइनस सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0 1 1। क्या बनेगा? 1 1 बार और 0, 1 1 बार 0, यही बनेगा क्या या कुछ और बनेगा? अच्छा, अब मैं फिर से इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूँ। ये पॉइंट हो गया ओ और ये पॉइंट हो गया ए। इसके मिलर इंडाइसिस बताना, इसके ओ ए, मिलर इंडाइसिस ऑफ ओ ए। इसके मिलर इंडाइसेस कितने आएंगे? 1 1 1 माइनस 0 0 0, और ये कितना आ जाएगा? 1 1 1, है ना? तो सबका आंसर आ गया होगा। इसके मिलर इंडाइसेस कितने आ गए? 1 1 1। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं हम। हमने जो एक क्यूब की बात की, इस क्यूब के अंदर तीन चीजें आई, एक आया साइड्स, एक आया फेस डायगोनल्स, और एक आया बॉडी डायगोनल्स। जब हमने साइड्स के मिलर इंडाइसेस निकाले, तो साइड्स के मिलर इंडाइसेस कैसे चल रहे थे? जब आपने साइड्स के मिलर इंडाइसेस निकाले तो वो चल रहे थे 1 0 0 में, या 0 1 0 में, या 0 0 1 में, है ना? इस तरह से चल रहे थे। तो साइड्स के जो मिलर इंडाइसेस चले वो चले 1 0 0, या फिर वो चला 0 1 0, या फिर वो चला 0 0 1, या फिर वो चला होगा 1 बार 0 0, या फिर वो चला होगा 0 1 बार 0, या फिर वो चला होगा 0 0 1 बार। हाँ या ना? तो ये क्या बन गई? एक फैमिली बन गई, फैमिली। ये क्या बन गई? फैमिली, फैमिली ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ साइड्स। इसी तरह से जब आपने फेस डायगोनल बनाया तो फेस डायगोनल में बना होगा 1 1 0 पहला, दूसरा बना होगा 1 0 1, फिर बना होगा 0 1 1, ठीक है? फिर बना होगा 1 बार 1 0, फिर बना होगा 1 1 बार 0, इसी तरह से फिर बना होगा 1
1 बार, ये दोनों बार में होंगे, ये 0 होगा, है ना। इस तरह से इसके बनते जाएंगे और पैटर्न बनते जाएंगे। तो जब यहाँ पर सिंगल टाइम्स 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है, या 1 बार आ रहा है, या 1 बार 1 बार आ रहा है, 1 बार, तो ये फेस डायगोनल के क्या बन जाएंगे, फैमिली। तो ये बन जाएंगे फैमिली ऑफ फेस डायगोनल। और तीसरा केस जो आपने बॉडी डायगोनल का बनाया, बॉडी डायगोनल में क्या बनेगा, 1 1 1, या फिर क्या बन जाएगा, 1 बार 1 बार 1 बार। ये बनेगा, दो ही केस बनेंगे यहाँ तो, 1 1 1 या फिर 1 बार 1 बार 1 बार। ये क्या कहलाएगी, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, तो आपसे इस तरह से मिलर इंडाइसिस पूछ लिए जाते हैं, मिलर इंडाइसिस ऑफ डायरेक्शन के, या मिलर इंडाइसिस ऑफ फेस डायगोनल, या मिलर इंडाइसिस ऑफ बॉडी डायगोनल। तो ये तो अभी हमने साइड्स की बात की। साइड्स के 3 तरह के टाइप हो सकते हैं, एक तो वो ऐसी एज हो, एज बन रही हो किसी क्यूब की, या किसी क्यूब का वो हो फेस डायगोनल, या वो किसी क्यूब का हो बॉडी डायगोनल, तो इसको आप एज भी बोल सकते हो, एज। ये वाला जो लिखा है इसको आप एज भी बोल सकते हो, ये जो है यहां पर इसको आप एज भी बोल सकते हो, मिलर इंडाइसिस ऑफ एज। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा, सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन की हमने अलग अलग वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने मिलर इंडाइसिस चालू किया। मिलर इंडाइसिस अभी जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है साइड्स का। अब इसके बाद आएगा मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन, फिर आएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होती है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस के ऊपर, वो हम कल की क्लास में करेंगे। क्लियर है। तो अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। ये अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसको देख लेना आप।